नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी ऑनलाइन की बजट चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस बजट में हम विशेष रूप से अपने 2 मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे। पीएचडी चैम्बर उत्तर प्रदेश चैप्टर के को-चेयरमैन मिस्टर मनीष खेमका, बीएनपी फिनकैप के डायरेक्टर मिस्टर एके निगम। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। सर, सबसे पहले सर, मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मेरे कंपनी का नाम है बीपीएन, नॉट बीएनपी। बीपीएन फिनकैप। हाँ, ओके, बीएनपी फिनकैप, ओके। सबसे मैं फर्स्ट टेक लेना चाहूंगा बजट पर मनीष जी से। मिस्टर मनीष जी, आप ये जो बजट इस दौर में पेश हुआ है, बजट 2021, जो कि बहुत उम्मीदों और राहतों के लिए लग रहा था कि कुछ मिलेगा, आप इसको क्या देखते हैं? पहला तो फर्स्ट टेक आप अपने एक शॉर्ट में मुझे बताइए। आशुतोष जी, देखिए, हम सभी लोग कर रहे बजट डेफिसिट के बारे में, तो हम सभी के अनुमान से जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा आया है। करीब 9.5% का जो बजट डेफिसिट है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बड़ी ही सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। तो उसमें सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि सरकार ने कोई भी नए टैक्सेस नहीं लगाए, कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जैसे जो अनाउंस किए हैं उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो उसको जो है जो एक्साइज है उससे मैनेज किया है, एक्साइज को कम किया है, तो उसका भी नेट इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सभी जो क्षेत्रों को है, सभी सेक्टर्स को जो है केंद्र सरकार ने कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ढेर सारे सेक्टर्स में बढ़ाया है, जिससे कि डिमांड भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है इतने चुनौतीपूर्ण समय में इससे बेहतर बजट की उम्मीद हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट मनीष जी, एक चीज जो मेन पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो इनका सैलरीड क्लास है, टैक्स पेयर है, उसको शायद निराशा हुई होगी। इस पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक फर्स्ट टेक हम मिस्टर निगम जी से लेना चाहेंगे। निगम जी, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं, खासतौर से जब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? सर, मैं सबसे पहले एक स्टार्ट करना चाहता हूँ एक पॉजिटिव नोट से। आप ये देखिए, अगर आज इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हुआ है, सुबह पूरा टाइम अगर जिसने इन्वेस्ट किया है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का फायदा हो गया है। खैर, ये तो ये एक बात हुई, लेकिन मैं आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स में आप ये देखिए कि आज की तारीख में अगर एक गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, तो इसका फायदा सबको होगा, चाहे वो बिजनेसेस को हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स को हो। अगर बिजनेसेस को फायदा होगा, तो एक इन्वेस्टर जिसने आज की तारीख में मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स में लगाया है, जो एक फ्यूचर है, तो उससे हर इन्वेस्टर को एक फायदा होगा। आप एक चीज देखिए, जो एक नया प्रोडक्ट है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड को जो दिया है, उसमें जो डिविडेंड है उसको प्रमोट करने के लिए वो डिविडेंड इज टैक्स फ्री। अब उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। तो आप ये देखिए ना कि इन्वेस्टर्स को आज की तारीख में काफी अपॉर्चुनिटीज है। ये बात मैं मान गया। ये इन्वेस्टर मार्केट सेंटिमेंट बहुत अच्छा रहा, मार्केट बहुत बम किया आज, वो एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेबल। बट मेन थिंग है कि मैं बार बार वही पॉइंट पे आता हूँ कि हमारा जो टैक्स पेयर है, जो सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है, वो शायद खाली हाथ रह गया। मनीष जी, हम एक पॉइंट पे बात करना चाहेंगे। जैसा कि बजट का, यदि हम एक दो पॉइंट पे बजट के बारे में बोलना चाहें, तो बजट का जो मेन इंफ्रा और जो हेल्थ केयर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दो ही के इर्द गिर्द पूरा बजट घूम रहा है। हेल्थ केयर की बात करें तो तकरीबन हेल्थ सेक्टर को 137% का ग्रोथ दिया गया है, मतलब उसके एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो अब आप इसको क्या मानते हैं, रोजगार जनरेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि रोजगार के मोर्चे पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, इसमें बजट में मैं बड़ा माइन्यूटली कहा था इसमें मतलब उसमें बड़ा किसी भी सरकार के लिए रोजगार को जनरेट करना बड़ा मुश्किल है, और ये तुरंत नहीं होता कि कोई बटन दबाया सरकार ने और रोजगार जनरेट हो जाए। जो तमाम सारे जो हमारे आर्थिक नेता हैं, कह लीजिए, जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, माने उनकी वजह से वो जब अपनी कैपिटल पे रिस्क लेते हैं, कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करते हैं, तो मतलब उन सारे उनके उद्यम से ही जो है रोजगार जनरेट होता है। तो सरकार ने इस बात की बहुत सारी कोशिश करी है, और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा
कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ा करके जो 74% किया है, तो ये आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, तो वो बहुत बड़ा जो है रोजगार प्रदान करता है देश को। तो एक तो इसमें एफडीआई जैसे 74% आ गई, तो जाहिर सी बात है कि जो जिनकी गहरी जेबें हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ग्लोबल लेवल पे, वो भारत में आएंगे। और अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो सनराइजिंग सेक्टर है। इसके अलावा अगर रोजगार की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने एक जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भी जो है एस्टेब्लिश करने की जो बात कही है, वो भी अपने आप में इसी से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है देश में। तो एक तो इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाया है, दूसरा जो है टेक्सटाइल को बढ़ाया है। इसके अलावा तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात वित्त मंत्री जी ने कही है, अपने यहाँ इंडिया में जैसे शिप ब्रेकिंग का काम होता है, अगर आपको मालूम हो, गुजरात में अलंग एक इसका बहुत बड़ा ठिकाना है। इसी तरह से जहां जो सी पोर्ट्स हैं, तो कुछ जगहों पे शिप ब्रेकिंग का काम होता है। तो अभी तक तमाम सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस की वजह से जो बाहर के जो शिप हैं वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, मतलब जैसे शिप ब्रेकिंग के पर्पस से। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इस कैपेसिटी को डबल करने का वो किया है, का मन बनाया है। तो इससे जो है, और इसमें वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफिकली कहा कि इससे 1.5 लाख जो नई नौकरियां हैं वो क्रिएट होंगी। और मैंने खुद देखा है वहां पे गुजरात में, वहां पे अलंग में जाकर के। तो वहां क्या है कि जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जैसे जहां पे नौकरियों की ज्यादा दरकार है, जो लेबर क्लास हो गया, तो वहां पे ये सारी नौकरियां जो है क्रिएट होंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी फ्रंट पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी कुछ इस पॉइंट को अब हम समझ गए। थोड़ा एक हम फर्स्ट टेक ले रहे थे, अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि जो बजट में हमने आपसे बात करने का हमारा मकसद है कि हमारा जो एक तबका है, जो बहुत क्लियर पॉइंट पे हम बात करेंगे। करदाता हमारा एक तबका है, एक तबका हमारा किसान है, और एक हमारा कारोबारी है, और एक निवेशक। हम जब आप एक हम टर्म पे बात करें, तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करिए, क्योंकि आप इनकम टैक्स मामलों से भी जुड़े हुए हैं। तो आप बताइए कि टैक्स पेयर के मामले में तो कुछ नहीं मिला, तो वो राहत की उम्मीद क्या अभी बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में सैलरीड क्लास जो एक सेगमेंट है, जो वर्ग है, उसको बहुत ज्यादा, उसको भी नुकसान हुआ है, वो भी दबाव में है। तो उसको तो किसी तरह का राहत नहीं है। आप इस बजट में क्या उनके लिए मतलब क्या देख रहे हैं कि उनको राहत तो मिली नहीं है डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से क्या आपको लगता है कि ऐसा आने वाले समय में कुछ हो सकता है? क्योंकि बजट तो अब आ गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी एक सैलरीड क्लास, एक भारत का क्लास वर्ग है, और यदि वो कोई इच्छा करता है तो कोई बुरी बात नहीं। सभी के साथ में जो कोरोना की समस्याएं थी वो सभी के साथ में थी। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपए, जो स्पेसिफिकली सैलरीड क्लास के लिए फायदेमंद होता है, तो शायद उसको बढ़ा के 50,000 रुपए की जगह से 1 लाख रुपए कर दिया जाता। तो ये नहीं हुआ, लेकिन फिर हमें इसमें देखिए सरकार की भी मजबूरी देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो अशोक जी मतलब आप सरकार की मजबूरी पर टिका देते हैं जो हमारे सैलरी। चलिए, बात मान गए। हमें दोनों ही मैं चीजों आप इस बात एक अगर हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इसको हम देखें, तो हमें सरकार की, नहीं और सर, मैं तो देखिए कह रहा हूं, सैलरीड क्लास जिम्मेदार है, सैलरीड क्लास जिम्मेदार है, क्योंकि सैलरीड क्लास ने अपने पेंडेमिक में भी बड़ी ईमानदारी से अपना टैक्स दिया है, अपना टीडीएस कटवाया है और रिटर्न भरा है। उसने उसको न कोई सब्सिडी मिली है, न उसको कोई फ्री बिप्स मिला है। ठीक है। निगम जी, एक हम ये समझना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का एक सेगमेंट है, वो बढ़ा है। जब हम ये पेंडेमिक के दौर की बात कर रहे थे, सितंबर क्वार्टर की बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा, एक आंकड़ा जो सामने है कि डीमेट अकाउंट्स में बहुत तेजी से उछाल आया है, और जो रिटेल जो इन्वेस्टर है मार्केट में, उसका सेगमेंट भी लगभग 7% तक हो गया है। तो ये जो बजट, जैसे कि बाजार में आपने बुम बुम देखा, तो ये जो बम बम, क्या ये वास्तव में है या ये नोशनल है? देखिए, मैं इसमें 2 चीज कॉशियस भी करना चाहूंगा। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो मैक्सिमम जो ये कोविड के समय आए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है कि सारी चीज पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखी है, इन्होंने एक नेगेटिव पोर्शन देखा ही नहीं है। आप एक चीज बताइए, जिसने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया लास्ट ईयर मार्च से अभी तक, उसने सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखा है। तो मैं यहाँ पे लोगों को फिर भी एक कॉशियस करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज
बहुत पॉजिटिव एंगल से देखिए, उन्होंने ग्रोथ ही ग्रोथ देखी है, नेगेटिव पार्ट तो उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा-सा कॉशियस भी होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस है, मार्केट का बेसिक कैरेक्टर है कि वो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। तो मैं मैं उन एक लोगों को ज़रूर कॉशियस करना चाहूँगा। मतलब आगे और आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को थोड़ा-सा कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा कि आप कॉशियस होना चाहिए, लेकिन एक लेसन भी कुछ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने तो लेसन लर्न किया है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है ना? महामारी ने एक हमको पॉस सिखाया है। बिल्कुल सिखाया सही। है ना? मैं हुँ, एक पोर्शन और कहना चाहता हूँ जो जिस पे शायद कोई भी नहीं डिस्कस कर रहा, सब लोग इक्विटी मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अब डेट मार्केट में भी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आए, जो अभी तक बेसिकली ज़्यादातर उसमें कॉर्पोरेट या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। ये बिल्कुल ये भी बात पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं इन्वेस्टर्स को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल थोड़े टाइम बाद जो ये फिक्स्ड इनकम के जो लोग हैं, जिनकी मानसिकता फिक्स्ड इनकम की है, जो एफडी और ये चाहते हैं कि फिक्स रिटर्न, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। अब जैसे ये बॉन्ड मार्केट आएँगे, जो भी मार्केट रेज़ करेगा, आप ये देखिएगा कि उसमें रिटर्न जो आएगी 7 टू 8% आएगी, व्हिच विल बी अबव द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके। फिक्स्ड इनकम के जो सिक्योरिटीज़ है, इस मानसिकता से लोगों को निकलना पड़ेगा और मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स पे आदमी को थोड़ा-सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। मतलब ये एक आपका इन्वेस्टर्स ये है कि बजट से हमें साफ-साफ एक संकेत मिला है जी, कि ठीक है, जी, अभी तो बजट सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। सरकार अपने खर्चे बढ़ाने पर भी पूरी तरह तैयार है, मतलब जी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि निवेशक पैसा लगाए लेकिन वो साथ में अलर्ट भी रहे। ऐसा नहीं है अलर्ट कि आप जी, ठीक है। मनीष जी, किसान एक हमारे एक अहम सेगमेंट है हमारे लिए और पिछले कुछ कई महीनों से किसानों का एक मूवमेंट देश भर में देखा जा रहा है, खासतौर से दिल्ली की सीमाओं पर। सरकार ने किसानों क के लिए इस बजट में क्या दिया है? और दूसरा पॉइंट कि ये जो कृषि इंफ्रा सेस है, उसके ज़रिए क्या आय बढ़ाने का मकसद है या इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉरी ये कृषि इंफ्रा सेस जो लग रहा है, उसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ेगा। क्या उसका कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए कृषि इंफ्रा सरकार ने लगाया है, हालाँकि जैसे कम लगाया है क्योंकि सेस है तो जो जो टोटल जो टैक्सेस होंगे, जो जीएसटी होगा उसी के कुछ परसेंटेज के तौर पे होगा और मुझे लगता है कि इसका जो है श्रेय इस बात के लिए जो आम जनता को जो बधाई है ये नया टैक्स लगाने की, तो ये जो 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 पॉलिटिशियन हैं, जो विरोधी दल हैं, उनको देनी चाहिए, जो जो हमारे जो किसान नेता जो दिल्ली में जमे हुए हैं, उनको देनी चाहिए। इसमें देखिए मैं एक बड़ी एक ज़रूरी बात पॉइंट आउट करता हूँ आशुतोष जी, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है आर्थिक जगत का बड़ा अखबार है और ये बातें हम लोगों की तरफ से जानी चाहिए क्योंकि सरकार जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना साहस नहीं है क्योंकि एक जो किसान है वो एक बड़ा वोट बैंक है तो उससे रिलेटेड कोई भी बात करी जाए लेकिन तो मेरा मेरा ये कहना है कि जो एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की जेब से जो पैसे जो जा रहे हैं उन टैक्सेस से जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है तो वो उसका वो वास्तव में जो गरीब किसान है, हालांकि देश के 90% किसान गरीब हैं और उनको मदद की दरकार है, तो उन तक ही वो सब्सिडी पहुंचनी चाहिए। जो हमारे जेब का जो पैसा है, जो मदद है, वो उन गरीब किसानों को पहुंचनी चाहिए। लेकिन उन गरीब किसानों की आड़ में जो कुछ अमीर सफेद पोश हैं, वो उसका जो है मिसयूज कर रहे हैं। तो जो क्रीमी लेयर की जो बात है, वो ठीक है, क्रीमी वो लेयर एक को सरकार एक को पॉलिसी का मसला है। उस सरकार उस पॉलिसी को किस तरह लाती है, ये क्रीमी लेयर को उससे अलग करे। बट किसान हमारा अन्नदाता है, ये इसमें मतलब इसमें तो कोई इसमें बहस की बात नहीं है। कोई शक ये की तो बात नहीं अनडाउटली कोई अपना शक की बात नहीं है। तो किसानों और के लिए जो बजट में है, जैसे क्रेडिट जो उनकी जो फार्म क्रेडिट लिमिट 16.5 लाख करोड़ रुपए तकरीबन की गई है। तो ये कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं? ये देखिए बहुत बड़ा है। अगर अगर 16.5 लाख रुपए करोड़ रुपए का अगर क्रेडिट का टारगेट रखा है सरकार ने और यदि इसको ईमानदारी से सरकार इंप्लीमेंट कर देती है तो एक जो रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा
आशुतोष जी, मतलब वहां से डिमांड भी जनरेट होगी और कृषि से लेकर के इसके अलावा जैसे जितनी भी तमाम सारी चीजें सरकार ने करी है, जैसे अगर 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए हैं और अभी तक सरकार ने 100 किसान ट्रेनें चलाई हैं, तो वो किसान ट्रेनें जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उसको कैरी करने के लिए चलाई है। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार स्पेंड कर रही है, जैसे 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं रूरल इकोनॉमी में, मतलब जो है वहां पे जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए दिया है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कदम है। इसके अलावा एपीएमसीज को भी जो है उस फंड के दायरे में लाया गया है। जैसे जो किसानों के लिए जो पैसा खर्च होगा, तो जितने भी जो है मतलब जो ये सब आपके जो कंपनीज जो बन रही हैं इससे रिलेटेड जो है जो किसानों की, तो ये सबके सब उसका लाभ ले सकते हैं। तो मुझको लग रहा है कि सरकार का फोकस तो निश्चित किसानों की तरफ है और उसका लाभ भी पूरे देश को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसान का जो बजट के बाद किसान का जो मूवमेंट है, वो उसमें कुछ सरकार कैसे उनसे बातचीत कर पाती है, कैसे इसको रास्ता निकाल पाती है। एक अहम पॉइंट निगम जी, एक जो हमारा छोटा कारोबारी है, जो जिसको हम एमएसएमई सेगमेंट बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जिसका सबसे बड़ा रोल भी है, देखा जाए तो, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे ऑर्गेनाइज की बात करें हम, छोटे कारोबारी को, तो इनके लिए आप बजट का क्या देखते हैं कि ये वास्तव में जो हमारे छोटे कारोबारी हैं इनके लिए कुछ मिला है? क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको तो निराशा है। ट्रेडर्स के 2 बड़े संगठनों से हमारी जो उनसे वर्चुअल जो हमारे उनसे बात हुई, उनका कहना है कि भाई हम जो उम्मीद कर रहे थे जो ट्रेडर्स उनको नहीं मिला, क्योंकि ट्रेडर्स भी एक तरह से रोजगार जनरेशन उनका भी हाँ, तो आप थोड़ा इस पॉइंट पे हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि एमएसएमई सेक्टर को क्या असल में कुछ मिला है या फिर उसको अभी भी आगे के लिए कुछ वेट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जो भी एलोकेशन किए हैं, अपने जो भी चाहे आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पैकेज दिया गया, राहत पैकेज जो दिया गया, उसमें एमएसएमई को एक बड़ा एलोकेशन मिला है। लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा हम आपसे सहमत, क्योंकि बजट अब आ चुका है, अब अगले बजट के लिए एक साल इंतजार करना है। आप एक देखिए, इस बजट में एक प्रोविजन किया है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है जो टर्नओवर पे जो टैक्स ऑडिट है 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है, डबल कर दिया है जी, तो ये एक आप राहत है ना। पॉइंट पकड़ रहे हैं। नहीं, आप एक चीज देखिए, हमेशा से वो कहता था जो एमएसएमई या ट्रेडर या जो भी, वो कहता था कि हमें बहुत हैरेसमेंट होती है, हमें बहुत सारे रिटर्न भरनी पड़ती है, हमें ये ऑडिट करना पड़ता है। खासकर जीएसटी कंप्लायंस को लेकर अभी बड़ी उनकी नाराजगी है या मतलब हाँ, उनको असंतोष की वो है। देखिए मेरा ये अपना मानना है, जीएसटी, आप एक चीज देखिए, जीएसटी है, रिजेम है, इसको जब भी कोई नई चीज आती है तो शुरू में हर आदमी उसको अपोज करता है। धीरे 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 वो जब वो स्मूथ हो जाएगा और फिर अगर आप कोई नया सिस्टम लाएंगे, लोग कहेंगे जीएसटी बहुत अच्छा था, दूसरा सिस्टम खराब। ठीक बात। ठीक, दूसरी चीज एक मैं एग्जैक्ट वो पॉइंट आपको शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जो उन्होंने ये कहा है कि जहां पे 95% डिजिटलाइजेशन है, एक उन्होंने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है कि जहां पे 95% आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है, तो उसमें शायद एक ऑडिट नहीं है उसमें, तो ये भी एक एमएसएमई को फायदेमंद है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत राहत मिली है। देखिए राहत तो है ही है। इसमें आशुतोष जी एक पॉइंट मैं और ऐड जी करना चाहूंगा निगम जी की बात के जी साथ साथ, जैसे हाँ, मैं आप पे आ ही रहा था इस पॉइंट पे। जी, हाँ, इनकम टैक्स पेयर्स को, जैसे जो आप जो राहत की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जैसे पॉलिसी शिफ्ट उसको कह लीजिए या पॉलिसी के तौर पे जो इनकम टैक्स पेयर्स को जो है टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है, उसमें है कि तमाम सारे जो कानून है कंपनीज एक्ट से जुड़े हुए, इनकम टैक्स से जुड़े हुए जो कानून है, उनको जो है डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। तो जैसे कि जो है 3 साल से अगर कहीं कोई भी ऐसा ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं दिखता है, तो 3 साल से ज्यादा पुराने जो मामले हैं उनको फिर नहीं खोला जा सकेगा। तो जैसे जो एक टैक्स हैरेसमेंट की जो बात है, वो शुरुआत से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और लिटिगेशन भी जितना लिटिगेशन है वो भी कम किया जा सके। नहीं, और बीच में भी सरकार ने किया है कि जैसे तमाम सारे ऐसे लिटिगेशन, तो उनकी लिमिट बढ़ाई है कि यदि वो उसका अमाउंट कम है, तो फिर सरकार जो है फिर आगे के अपर कोर्ट्स में नहीं जाएगी।
तो ये सारी चीजें, जैसे एक फेसलेस जो अभी इनकम टैक्स में जो दाखिल किया गया, शुरू किया गया उसकी कार्रवाई का जो है असेसमेंट को, तो उसमें भी वही है कि वो किसी न किसी तरीके से करदाता को राहत देने का प्रयास है और हैरेसमेंट से बचाने का प्रयास है। तो अगर सरकार इसी की तरफ आगे और कदम उठाती है, अभी हालांकि बहुत सारे कदमों की जरूरत है, ये उतने काफी नहीं है, लेकिन अगर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही जो है वो टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी बात होगी। हाँ सॉरी, हाँ हाँ, मैं एक बताइए। चीज ऐड करना चाह रहा था, जो ये फेसलेस वर्चुअल ट्राइब्यूनल बनाया है, हाँ ये एक करदाता के लिए बहुत अच्छा है। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं, हमेशा आप ये देखते होंगे कि जब आप एक इंडिविजुअल अपनी टैक्स रिटर्न भरता है तो उसको ये लगता है कि मैंने सही भरी है या नहीं भरी है। अब जी, उसमें प्री ये फिल्ड हाँ फॉर्म आएगा, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो टैक्स पेयर के लिए, हम्म, जिसमें उसका कैपिटल गेन और वो सब कैलकुलेटेड होगा, उसको ओके करना है, उसके बाद उसका रिटर्न इमीडिएटली फाइल हो जाएगा। तो उसको प्री फिल्ड भर के आएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। अच्छा, इसमें गलती किसी से भी हो ठीक है। सकती हम है। आप ये बात समझिए कि जैसे टैक्स के जो है मतलब रिटर्न भरने में गलती किसी से भी हो सकती है, वो चाहे अनजाने में भी हो सकती है, जानबूझ करके भी हो सकती है, लेकिन मतलब वही कि सरकार इसको एड्रेस कर रही है, और अगर अनजाने में गलती हो गई किसी से तो उसको ना क्रिमिनल उस पर पनिशमेंट नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि राहत की बात है आशुतोष जी। मतलब ठीक है, करदाताओं को जेब से कुछ, भले जेब में राहत न मिली हो, लेकिन उनको एक सिस्टम से राहत मिली है। ठीक है, जी हम जी। इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद।